साथियों नमस्कार। भारत के भूगोल के यूनिट में जहां अपन भारत के भौतिक प्रदेश की बात कर रहे हैं और भौतिक प्रदेशों में आज एक नए भौतिक प्रदेश की शुरुआत करने जा रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार, या फिर इसे दूसरे रूप में कह सकते हैं दक्षिण का पठार। दोनों का अर्थ एक ही है। जिसे अपन ने अभी हिमालय पर्वतीय प्रदेश या उत्तरी व उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तरी विशाल मैदानी प्रदेश, और तीसरा जो अपना भौतिक प्रदेश है वो अपन कहें दक्षिण का पठारी प्रदेश कहें या प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश कहें। तो आइए इसमें शुरुआत करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार, इस प्रदेश से संदर्भित जो अपनी बातें हैं, एक तो भारत में जो सबसे पुराना भूभाग है, सबसे पुराना भूभाग दक्षिण का पठार है, पहली बात तो इसकी। दूसरी इसकी बेसिक जानकारी, सबसे बड़ा भूभाग है, सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा भूभाग भी है। और जो प्राचीन समय में जब अपन कहते हैं कि कार्बोनिफेरस कल्प से जब पैंजिया का विभाजन हुआ, उस विभाजन के अंदर दो पार्ट बने, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो तीन जानकारियां हुई। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, दूसरा भारत का सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है, और तीसरा अपन का ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और साथ में जब अपन इसको मैपिंग में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है, त्रिभुज की जैसी आकृति में। प्रायद्वीप इसलिए कहाँ है, इसके एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है। तीन ओर से जलीय भाग से घिरा हुआ कोई क्षेत्र उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। और ये भारत का पठारी क्षेत्र है, इसलिए इसको क्या कह दिया, प्रायद्वीपीय पठार कहा गया है। अब अपन इसकी बेसिक जानकारी से बात शुरू करते हैं। देखिए, यह है भारत का सबसे बड़ा व सबसे पुराना, सबसे बड़ा व सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है। भौतिक प्रदेश है जो गोंडवाना लैंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यानी ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो तीन बातें कही, सबसे बड़ा है, सबसे पुराना भूभाग है और गोंडवाना लैंड का भी हिस्सा है। आगे लिखना, यह त्रिभुजाकार आकृति में, त्रिभुजाकार आकृति में फैला है। जो अपन के त्रिभुज की जैसी आकृति है इसकी, त्रिभुजाकार जो अपन कहें, जो आगे अपन जो बात करेंगे स्थिति की, तो इस रूप में, तो जहां अपन, और ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, जहां अपन कहें इसका, इस वाले पार्ट से जब अपन कहें मध्यवर्ती उच्च भूमि वाले भाग से लेकर और यहां तक जाते हैं कन्याकुमारी तक का पार्ट, तो ये लगभग अपन देखें 1800 किलोमीटर लंबा है। और जब अपन इसकी बात करते हैं इधर अरावली वाले पार्ट से लेकर और इधर अपन देखते हैं जो छोटा नागपुर का जो पठारी भाग है वहां तक देखें तो इसकी 1400 किलोमीटर लंबाई है। तो उत्तर से दक्षिण जो इसका विस्तार है वो तो कितना है, 1800, और पूर्व से पश्चिम की ओर जो इसका विस्तार है वो कितना है, 1400 किलोमीटर। और नीचे की तरफ देखें तो फिर संकरा होता आ गया। जो अपन के कैसी आकृति लिखी है अपन ने, त्रिभुजाकार आकृति है। आगे, इस पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई
600 मीटर है। एवरेज जो हाइट है वो अपन के इसकी 600 मीटर है। और अब अपन इसको देखते हैं कि इसके पार्ट में कौन कौन से हिस्से आते हैं। आगे देखिए, जैसे आपके सामने जो अपन बात करने जा रहे हैं, जो कौन सा पार्ट है इसके नाम की दृष्टि से, ये गुजरात वाले पार्ट से आपके सामने मैप बनाया है। और फिर जब आप देखेंगे इस वाले पार्ट में, थोड़ा इस तरफ बनाते हैं, इधर थोड़ा और इधर बनाते हैं। ये देखिए यहाँ और फिर आप देखिए इस वाले पार्ट से ये सिक्किम और ये नॉर्थ ईस्ट का भाग बनाते हुए इसको साथ में बनाया अपन ने, नॉर्थ ईस्ट वाले भाग को। इसलिए ये जानकारी इसके साथ लिखी है इसमें अपन ने। उस वाले भाग तक दिख रहा है ऊपर वाला? हाँ हाँ दिख रहा है। देखिए अब आप इसमें जो अपन बात करने जा रहे हैं, इस वाले पार्ट में यहां अपन के एक श्रेणी है और इस श्रेणी का नाम है अरावली। अरावली श्रेणी इस पठारी भाग के पश्चिमी भाग का निर्धारण करती है। फिर आप देखें अरावली से इधर इस वाले पार्ट में यहां अपन के कुछ पठारी पार्ट हैं, 1 2 3 और 4, ये पठारी भाग हैं। और इन पठारी भागों की जो अपन बात कर रहे हैं, ये 4 पठारी भाग हैं क्रमशः पश्चिम से पूर्व की तरफ। और ये चारों जो पठारी भाग हैं इनको नाम दिया जाता है मिड हाईलैंड, मध्यवर्ती उच्च भूमि। और मध्यवर्ती उच्च भूमि का जो पार्ट जिसमें अपन लिखा है इसमें जो नामकरण, तो देखिए इसको कहते हैं मालवा का पठार, मालवा पठार। इसका नाम है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का पठार। इसका नाम है बघेलखंड, बघेलखंड का पठार। और इसका नाम है छोटा नागपुर, नागपुर पठार। ये देखो, और ये चारों जो पठारी भाग है इसी को मध्यवर्ती उच्च भूमि, जब अपन आगे जब बात करेंगे डिटेल से तो वहां इसकी चर्चा होगी। फिर इससे नीचे वाले पार्ट से देखिए आपके सामने यहां एक श्रेणी है और इस श्रेणी का नाम मैंने लिखा विंध्याचल। विंध्याचल से फिर आप नीचे देखोगे तो एक दूसरी श्रेणी है और इसका नाम लिखा सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा। और इनके बीच से अपन कहें एक नदी आती है इधर से, और वो नदी आती है जिसका नाम है नर्मदा, नर्मदा नदी। और फिर अपन कहें सतपुड़ा के दक्षिण में जो नदी आती है उसका नाम है ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में सतपुड़ा जो अपन के ब्लॉक माउंटेन, जिसको अपन कहते हैं ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। फिर इस वाले भाग में जब आप देखेंगे यहाँ, तो इस वाले पार्ट में यहाँ अपन कहीं पश्चिमी घाट, ये एरिया। अभी अपन यहाँ श्रेणियों का नाम नहीं लिख रहे हैं, बाद में आगे जब चर्चा करेंगे तो वहां लिखेंगे। इसको अपन लिखते हैं पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। कौन सी श्रेणी है वो अपन बाद में लिखेंगे इनको, पश्चिमी घाट। और इस तरफ वाले भाग में देखेंगे तो यहाँ जो श्रेणियां हैं
महेंद्रगिरी है, नल्ला मलाई है, वेलकोंडा, पालकोंडा, जावेदी और सेवराय, ये इस तरफ वाला भाग है, इसको कहते हैं पूर्वी घाट। एक तरफ पश्चिमी घाट, एक तरफ पूर्वी घाट। फिर आपके सामने इस वाले पार्ट से देखिए आगे, ये जो पार्ट है यहाँ अपन का ये है मेघालय का पठार और ये है कार्बी एंगलोंग का पठार। इसका नाम है मेघालय पठार और इसका नाम है कार्बी एंगलोंग का पठार। कार्बी एंगलोंग का पठार। एंगलोंग का पठार, मेघालय पठार एंड कार्बी एंगलोंग का पठार। ये दोनों पठारी भाग अलग हैं, नॉर्थ ईस्ट में हैं, लेकिन ये दोनों भी दक्षिण के पठार का ही हिस्सा हैं। ये आपको ध्यान रखना है, अभी अपन इसमें बात करेंगे आगे। और यहाँ जो 3 श्रेणियां हैं, गारो, खासी और जयंतियां, तो सबसे जो पहले वाली श्रेणी है, इस श्रेणी का नाम है गारो श्रेणी। और इधर जो छोटा नागपुर के पठारी भाग में देखें तो यहाँ जो अपन के जो श्रेणियों की बात करते हैं, डालमा, पोरहाट और राजमहल, ये तीसरी वाली जो श्रेणी है, इस श्रेणी का नाम है राजमहल। राजमहल श्रेणी। और इस राजमहल श्रेणी से जो अपन बात कर रहे हैं, इधर तो राजमहल श्रेणी, इधर गारो श्रेणी, इसके बीच का ये जो पार्ट है, इसको कहते हैं अपन कहीं मालदा भ्रंश। ये पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, इस वाले पार्ट को नाम दिया जाता है मालदा भ्रंश, मालदा फाल्ट। मालदा फाल्ट या मालदा भ्रंश क्या है ये? जब इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व की तरफ यूरेशियन प्लेट से टकराई और जब हिमालय की उत्पत्ति हुई, तो हिमालय की उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट का कुछ पार्ट टूटकर अलग हो गया। और वो अलग कौन सा पार्ट है? मेघालय का पठार व कार्बी एंगलोंग का पठार। और ये पठार अलग होने से जो ये भ्रंश, जो दरार घाटी बनी, इस भ्रंश या दरार के अंदर इधर से जब आप देखेंगे इस वाले भाग से, तो इधर से तो एक नदी आती है, अपन कहें इस वाले भाग से, और उस नदी का नाम है अपन कहें ब्रह्मपुत्र। और इधर से जो अपन कहें नदी आती है गंगा, व उसकी सहायक नदियां। तो गंगा व उसकी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र नदियां, दोनों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा के जमाव से इस दरार घाटी को भर दिया, इस खाई को पाट दिया, और आज यह मैदानी भाग का क्षेत्र है। लेकिन ये अपन कहीं किसका हिस्सा है? मालदा भ्रंश। या दूसरे शब्दों में इसको ऐसा कहा जा सकता है, इधर राजमहल श्रेणी, इधर गारो श्रेणी, तो ये नाम दिया जाता है राजमहल गारो गैप। राजमहल और गारो पर्वत श्रेणियों के बीच का गैप, इसलिए नाम दिया जाता है राजमहल गारो गैप या फिर मालदा भ्रंश। इसको ऐसा भी लिखा जाता है राजमहल गारो गैप, ये भी लिखा जा सकता है, या मालदा भ्रंश कह सकते हैं। तो प्रश्न आएगा, उत्तरी पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय का पठार व कार्बी एंगलोंग का पठारी भाग, ये अपन कहें किसका भाग है? तो ये दोनों ही अपन देखें तो दक्षिण के पठार का भाग है। और दक्षिण का जो पठारी भाग है, उसी वाले पार्ट की जब अपन बात करें, तो ये पार्ट आज किससे अलग हो गया? तो अपन के मालदा भ्रंश या राजमहल गारो गैप से अलग हो गया, जो दक्षिण के पठार का हिस्सा है। यहाँ की चट्टानों की संरचना और यहाँ दक्षिण के पठार के चट्टानों की संरचना समान है, मेल खाती है। तो अपने का ये मध्यवर्ती उच्च भूमि, इधर अरावली, इधर राजमहल श्रेणी, इधर पूर्वी घाट, इधर पश्चिमी घाट, ये सारा पार्ट दक्षिण का पठारी पार्ट है।
फिर आप किसी में देखें तो इस वाले पार्ट में ही, यहाँ इसमें आप देखेंगे तो एक क्षेत्र है यहाँ, और इस क्षेत्र का नाम है दंडकारण्य। ये क्षेत्र है जिसका नाम है दंडकारण्य। ये दंडकारण्य क्षेत्र है। सघन वनों का क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र और कुछ मध्य प्रदेश का भाग, जो सारे पांचों राज्यों का जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, और जो सघन वनों का क्षेत्र है जिसको अपन नाम देते हैं दंडकारण्य क्षेत्र, जो अपन के सही मायने में पूर्वी भारत वाले भाग के अंदर ये स्थित है, जिसको दंडकारण्य नाम दिया है। फिर देखिए इसमें इस तरफ वाले भाग में यहाँ है तेलंगाना का पठार। तेलंगाना पठार जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। फिर अपन के यहाँ है रायलसीमा का पठार। रायलसीमा पठार, और ये अपन कहीं रायलसीमा का पठारी भाग है, ये अपन कहीं आंध्र प्रदेश में है। फिर ये नीचे की तरफ आप देखें तो ये मैसूर का पठार या कर्नाटक का पठार जिसको कहते हैं, मैसूर पठार। कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर, तो मैसूर का पठार या कर्नाटक का पठार। और नीचे की तरफ जब आप देखेंगे यहाँ, तो ये है कोयम्बटूर का पठार। कोयम्बटूर का पठार, ये पार्ट के रूप में। इस तरीके से ये अपन के प्रायद्वीपीय भारत, तो जो प्रायद्वीपीय भारत जिसको प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार कह रहे हैं, इसको 3 पार्ट में सब डिवीजन करेंगे अपन। 3 पार्ट कौन से हैं? एक मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरा ये दक्कन का पठार, और तीसरा ये उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसमें मेघालय व करबी एंगलोंग का पठारी भाग है। और इसी वाले पार्ट से जब अपन बात करते हैं, देखिए इसमें आपके सामने और ये इस रूप में जब आप देखोगे इस तरीके से, ये जो क्षेत्र की जब अपन बात करते हैं इस वाली लाइन के आधार पे, तब इसको नाम दिया जाता है, अपन कहते हैं दक्कन ट्रैप। ट्रैप का मतलब होता है परत दर परत जमाव होना। इस वाले जो क्षेत्र की जो अपन ने बात की है, इसको नाम रख रहे हैं अपन, इसको कहते हैं अपन दक्कन ट्रैप। ये जो शेडिंग आपके सामने की है, ये मालवा का पठार वाला पार्ट है। इसके ऊपर भी यहाँ अपन के ज्वालामुखी का उद्गार हुआ क्रिटेशियस कल्प में, और ज्वालामुखी उद्गार से यहाँ आज काली मृदा का क्षेत्र है, जिसको अपन दक्कन ट्रैप का पार्ट कहते हैं। और इसी दक्कन ट्रैप का हिस्सा जो अपन कहीं पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग भी है, कर्नाटक का हिस्सा भी है, जहाँ अपन कहीं तेलंगाना का भी हिस्सा है, जहाँ महाराष्ट्र का पार्ट है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी मध्य प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, गुजरात वाला भाग है, ये सभी अपन के दक्कन ट्रैप का पार्ट कहलाता है। तो ये तो अपने एक सामान्य मानचित्र में जो जानकारियां देखी हैं, तो उन जानकारियों को अब अपन आगे अलग अलग रूप में लिखते हैं। देखिए अब देखिए दक्षिण के पठार दक्षिण के पठार को 3 उप विभागों में 3 उप विभागों में बांटा जाता है।
3 उप विभागों में बांटा जाता है। 3 उप विभाग क्या किए हैं देखिए आप। एक पार्ट है ए, मध्यवर्ती उच्च भूमि, मिड हाईलैंड। दूसरा पार्ट है अपन कहें बी, और जिसको अपन नाम देते हैं दक्कन का पठार। और तीसरा पार्ट है अपन कहें सी, जिसको अपन कहते हैं उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, और जिसको अपन नाम लिखते हैं मेघालय व कार्बी एंगलोंग का पठार प्रदेश। मेघालय का पठार व कार्बी एंगलोंग का पठार। लोंग का पठार। इस तरीके से इसके 3 पार्ट, 3 सब डिवीजन अपन ने किए हैं, और 3 सब डिवीजन के आधार पर जो अपन एक एक की जो अपन बात करते हैं। अब देखिए, तो पहले अपन बात शुरू करते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि मिड हाईलैंड की। यहां से अपन बात शुरू करते हैं। इसकी कुछ अपन के जो बेसिक जानकारी है उसको अपन लिखते हैं पहले। देखिए, इसकी औसत ऊंचाई मध्यवर्ती उच्च भूमि की, इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर से 1000 मीटर है। इसकी जो एवरेज ऊंचाई है वो 700 मीटर से 1000 मीटर की ऊंचाई है। फिर अपन इसकी बात करते हैं ढाल। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। नदियां ऐसे चल रही हैं यूं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी नदियां इस तरीके से जा रही हैं। फिर आगे जाके देखेंगे तो सोन। तो सारी नदियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। तो इसका ढाल भी कैसा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो नेक्स्ट इसमें आप लिखें मध्यवर्ती, इसको सीधा लिख दें, इसका ढाल, इसका ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर है। और यहां दक्षिण पश्चिम से जो उत्तर पूर्व की ओर है, जिसके कारण यहां दो बातें एक दूसरे से विरोधाभासी आएंगी। मध्यवर्ती उच्च भूमि का जो पार्ट है वो है तो किसका हिस्सा? दक्षिण के पठार का। लेकिन मध्यवर्ती उच्च भूमि से निकलने वाली नदियां वो गंगा नदी के अपवा तंत्र का भाग है, जो हिमालय का अपवा तंत्र है। तो भौतिक प्रदेश तो है दक्षिण के पठार का, और नदियां किसका हिस्सा हैं? अपन कहें हिमालय के अपवा तंत्र का भाग है, क्योंकि अपन के गंगा नदी में जाके मिलती हैं। जिसे अपन का चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चारों नदियां अपन के यमुना की सहायक नदियां हैं। और फिर सोन नदी जाके सीधी गंगा में मिलती है, और यमुना भी अपन कहें जहां अपन कहें गंगा में मिल जाती है। इसका मतलब ये किसका अपवा तंत्र का भाग हुआ? गंगा नदी के अपवा तंत्र का हिस्सा है। अब देखिए आप आगे, मध्यवर्ती उच्च भूमि में मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि में 4 पठारी भाग हैं। पठारी भाग हैं, 4 पठारी क्षेत्र हैं, 4 पठारी भाग हैं। और 4 पठार जो अपन ने अभी जो बात की थी आपके सामने, जो चर्चा की थी, किस रूप में थे? देखिए, अपन ने इस रूप में बनाया था। जो
पार्ट की जो बात की थी अपन ने ऐसे, और फिर ये इस वाले पार्ट में यहां बनाया अपन ने अरावली, और फिर अपन ने इस वाले भाग में जो लिखे तो उसमें अपन ने लिखा था 1 नंबर, जो अपन ने कहा इस वाले भाग को लिखा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और फिर 4 नंबर, ये 4 पठारी भाग लिखे हैं। और 1 नंबर जिसको अपन ने लिखा ये है मालवा का पठार, मालवा पठार। 2 नंबर जिसको अपन कह रहे बुंदेलखंड का पठार, का पठार। 3 नंबर है जिसको कहते हैं बघेलखंड का पठार, और 4 नंबर है जिसको अपन कहते हैं छोटा नागपुर का पठार, का पठार। इसका मतलब 4 पठारी भाग। अब आपको ऐसा भी ध्यान रखना है क्रम से, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर सही क्रम है मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार। तो अब अपन शुरुआत जो क्रम से करते हैं, 4 पठारी भाग हैं। देखिए इसमें 1 नंबर पे लिखा मालवा का पठार। एक आपको ध्यान आए तो पूर्व में मैदानी भाग के जो भौतिक प्रदेश में बात की थी मालवा का मैदान, और मालवा का मैदान सतलज नदी के दक्षिण में पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग है, तो मालवा का मैदान कहते हैं। लेकिन ये क्या है, मालवा का पठारी भाग है। तो ये ध्यान रखना कहीं कंफ्यूज नहीं हो अपन। अब देखिए इसमें मालवा का पठार डैश करके लिखना, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी मध्य प्रदेश राज्यों में फैला है। जिसको अपन राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहते हैं। तो जो हाड़ौती का पठारी भाग है उसी की बात कर रहा है। तो इसको दक्षिणी पूर्वी जो अपन ने कहा है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, और दूसरा पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग। तो ये तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ये मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग जिसको मालवा का पठार कह रहे हैं, राज्यों में फैला है। आगे लिखना, यह है काली मृदा का क्षेत्र है, जिसको वर्टिसोल लिखते हैं, वर्टिसोल, वर्टिसोल, यह काली मृदा का क्षेत्र है। यानी ये ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई काली मृदा का क्षेत्र है, जिसको अपन वर्टिसोल मृदा के रूप में भी जानते हैं। तो ये तो पहला हुआ। अब लिखना 2 नंबर पे जो अपन कहें बुंदेलखंड है। ये तो 1 नंबर, ये 2 नंबर बुंदेलखंड का पठार। इतिहास में भी आपने खूब सुना है बुंदेलखंड, जहां अपन कहे जो झांसी, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, ये जो क्षेत्र है, और झांसी में अपन कहे झांसी की रानी, बुंदेलो हर बोलों से सुनी कहानी थी। तो वो जो अपन कहें ऐतिहासिक रूप में भी जो बुंदेलखंड का पार्ट है, तो बुंदेलखंड अपन कहें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों का सटा हुआ भाग है, और इन दोनों राज्यों का सटा हुआ भाग ही बुंदेलखंड का पठारी भाग कहलाता है। और ये उबड़ खाबड़ है, जहां अपन जिसको कहते हैं बीहड़ के लिए जाना जाता है, या बैडलैंड उत्खात भूमि के लिए जाना जाता है। तो बुंदेलखंड का पठार डैश करके लिखना, यह है उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्यों में, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्यों में फैला है।
मध्य प्रदेश राज्यों में फैला है। ये अपन कहें उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दो राज्यों के अंदर अपन कहें बुंदेलखंड का पठारी भाग फैला हुआ है। आगे इसी में लिख दें, यह ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है जिसे उत्खात भूमि या बीहड़ के नाम से जाना जाता है। उत्खात भूमि कहें या बैडलैंड, जिसको अपन बीहड़ कहते हैं, बैडलैंड। उत्खात भूमि या जो बीहड़ की बात करते हैं उसके लिए जाना जाता है। नेक्स्ट फिर देखिए 3 नंबर पे बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, और ये अपन कहें उत्तर प्रदेश और जो अपन कहें मध्य प्रदेश, 2 राज्य तो हैं, उसके साथ छत्तीसगढ़ राज्य का भी भाग है। देखना, यह उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्यों में फैला है। और साथ में जो अपन कहें बुंदेलखंड का जो पठारी भाग है उसी का ये पूर्वी विस्तार है, यानी उसी का विस्तार है ये। आगे लिखना, यह बुंदेलखंड पठारी भाग का पूर्वी विस्तार है। पूर्वी विस्तार है। या अपन के जो बघेलखंड का जो पठारी भाग है, ये कहा गया है जो बुंदेलखंड का पूर्वी भाग है उसी का ही विस्तृत रूप के अंदर ये बघेलखंड का पठार है। और 4 नंबर पे अपना था, इसको लिखा था छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर का जो पठारी भाग है तो उसमें जब आप देखोगे तो ये अपन का ये छोटा नागपुर का पठारी भाग। इस छोटा नागपुर के पठारी भाग पे आप देखेंगे तो यहाँ है अपन कहें हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार। यहां देखेंगे तो यहां है रांची का पठार। छोटा नागपुर के पठार में कई पठार हैं, इसलिए इसको पठारों का पठार के रूप में भी इसको नाम दिया गया है। जानते हैं इसको। दक्षिण के पठार को भी पठारों का पठार कहा गया है। सॉरी, जो अपन के छोटा नागपुर को नहीं कहते, दक्षिण के पठार को पठारों का पठार कहते हैं। अगर इसमें बहुत से पठारी भाग हैं, जैसे अपन का कोयम्बटूर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ऐसे ही अपन का कर्नाटक का पठार, रायलसीमा का पठार, तेलंगाना का पठार, उससे संदर्भित। और इसमें अपन देखते हैं तो ये जो कुछ श्रेणियां हैं, डालमा, पोरहाट और राजमहल, ये 3 नाम लिखे। डालमा, पोरहाट और ये है राजमहल श्रेणी। ये पर्वत श्रेणियां हैं। 3 श्रेणी हैं, डालमा, पोरहाट और राजमहल श्रेणी। तो तीनों श्रेणी किस पर हैं? छोटा नागपुर के पठारी भाग पर। ये छोटा नागपुर का पठार है।
नागपुर का पठार। और ये इसको अपन खनिजों के भंडार के रूप में जानते हैं। यहाँ ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं इस वाले पार्ट पे। अब देखना है इसके संदर्भ में, यह है पठारी भाग, ग्रेनाइट चट्टान। जो अपन कहें या मूल रूप से जो ग्रेनाइट चट्टान है उससे निर्मित ये उच्च शिलाकृति है। पठारी भाग ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित उच्च शिलाकृति, उच्च शिलाकृति द्वीपीय रूप में, जैसे द्वीप निकल रहा हो, या जिसको अपन कहते हैं उत्थित भूखंड भी जिसको नाम देते हैं द्वीपीय रूप में, या जिसको कहते हैं उत्थित भूखंड। उत्थित, उत्थित भूखंड, इस शब्द का भी अपन कहें इसका प्रयोग किया जा सकता है। उत्थित ऐसा नहीं आएगा, उत्थित भूखंड, उत्थित भूखंड या द्वीपीय रूप में निर्मित उच्च शिलाकृति या द्वीपीय रूप में स्थित है, अतः इसे पाट क्षेत्र या पाट प्रदेश, पाट क्षेत्र भी कहा जाता है। पाटलैंड इस शब्द का प्रयोग करते हैं अपन, पाटलैंड, पाटलैंड या पाट भूमि का क्षेत्र भी इसको कहा जाता है, इस रूप में भी लिखा जाता है। यानी सही मायने में अपन कहें इस वाले भाग में जो ये ग्रेनाइट चट्टानी भाग है ये अपन के ऊपर की तरफ उत्थित रूप में खड़ा हुआ है, और तो उत्थित दूर से ऐसा लगता है जैसे द्वीप की जैसी आकृति नजर आती हो, जिसको नाम क्या रख दिया, पाट क्षेत्र भी इसको कहा गया है। आगे लिखना है इसमें, यह पठारी भाग, यह पठारी भाग ग्रेनाइट व बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। ग्रेनाइट व बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। आगे लिखना है इसमें, यहां धात्विक खनिजों के धात्विक खनिजों के भंडार पाए जाते हैं, अतः जो अपन के छोटा नागपुर का पठारी भाग, जो अपन के बहुत से खनिज पाए जाते हैं और खनिजों के भंडार पाए जाते हैं, अतः इसको क्या कहा, छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का भंडार भी कहा जाता है। अतः छोटा नागपुर की पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है।
खनिजों का अजायब घर राजस्थान कहते हैं, बहुत ज्यादा विविधता वाले खनिज मिलते हैं। और खनिजों का भंडार के लिए अपन कहीं किसकी बात करते हैं, छोटा नागपुर के पठारी भाग का नाम रखते हैं, जहां अपन कहीं खनिजों के भंडार के रूप में मिलते हैं। अब अपन आगे जो बात करते हैं, इससे आगे वाला पार्ट है, और वो अगला पार्ट अपन का दक्कन का पठार। तो यहां जो अपन ने देखा है कि इस वाले पार्ट में जिसको नाम रखा अपन ने, ये अपन ने कहा मध्यवर्ती उच्च भूमि, जिसमें अपन ने कहा मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर। इसका मतलब मध्यवर्ती उच्च भूमि का भाग नहीं है। तो इन चार के अलावा किसी का भी नाम लिखता है तो इसका मतलब वो पठारी भाग का हिस्सा नहीं है। और ये अपन ने इसके अपवाद तंत्र की बात और थी, तो इसको अंत में आप जोड़ दें इसके साथ। देखिए, नोट करके एक लाइन इसमें जोड़ दें, मध्यवर्ती उच्च भूमि मध्यवर्ती उच्च भूमि दक्षिण के पठारी भाग का हिस्सा है, लेकिन यहाँ की नदियां, यहाँ से बहने वाली नदियां हिमालय के अपवाह तंत्र के भाग के रूप में जानी जाती हैं, क्योंकि मध्यवर्ती उच्च भूमि से निकलने वाली नदियां गंगा नदी तंत्र में मिल जाती हैं। और जिसमें आप ब्रैकेट में चाहे यहां लिख देना, चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन। ये सारी नदियां तो कहाँ मिलती हैं, यमुना में। वह सोन नदी गंगा में। ये को ब्रैकेट में लिख दिया। अब जहाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी नदियां तो अपन कहीं किसका हिस्सा है आपके सामने, ये तो यमुना नदी का हिस्सा है। और यमुना नदी अपन कहें कहाँ मिलती है, गंगा में। और फिर सो नदी जाके कहाँ मिलती है, गंगा में। इसका मतलब ये समस्त जो नदियां हैं ये मध्यवर्ती उच्च भूमि का पार्ट है, लेकिन जाके कहाँ मिल रही हैं, अपन कहें किस वाले पार्ट में मिल रही हैं, गंगा नदी के अपवाह तंत्र का हिस्सा है। गंगा की जो सहायक नदियां हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन, पुनपुन, ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। और गंगा की सहायक नदियों में यमुना, और यमुना की सहायक नदियां आपके सामने चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और सोन नदी सीधे ही अपन कहीं गंगा में मिल जाती है। तो ये अपनी बात थी जो सामान्य रूप से दक्षिण का पठारी भाग, तथा साथ में अपन ने देखा है उसका एक पार्ट जो मध्यवर्ती उच्च भूमि। अब मध्यवर्ती उच्च भूमि के बाद अगला जो अपना पार्ट है वो है दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार के बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।